अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। बेटा उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता करें। बेटा आज के लेक्चर के अंदर हम न्यू चैप्टर यूनिट नंबर 13 इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये यूनिट नंबर 12 जब कॉलेज ओपन होंगे तब हम उसको क्लास के अंदर देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है और उसके लिए हमें ज़्यादा टाइम भी चाहिए और उसको समझने के लिए जो है डायग्राम वगैरह बनाना, बोर्ड का इस्तेमाल ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए उसको हम जब आपकी क्लासेस रीओपन होगी तो फिर हम उसको देखेंगे। यूनिट नंबर 13 इसका अगर नाम देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो मीन चार्जेस आपके करंट या इलेक्ट्रिसिटी से कह लें इलेक्ट्रो बना। स्टैटिक मीन साकन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है कि हम चार्जेस को जब रेस्ट में हों, स्टेशनरी हों, साकन हालत में हों, तब उनकी जो स्टडी करते हैं उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो चार्जेस की साकन हालत में या मोशन के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इनको डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन, ये जो आपको स्टार्ट के अंदर इंट्रोडक्शन जो दिया है इसकी लास्ट लाइन है, फोर्थ लाइन के एंड से आप जो है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन करेंगे। द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कि चार्जेस की स्टडी जब वो रेस्ट में हो, मूव ना कर रहे हों, साकन हो, स्टेशनरी हो, तब हम अगर चार्जेस को डिस्कस करते हैं तो वो आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है। जैसे कि आप कोई सेल लें, कोई बैटरी लें, उसके अंदर चार्ज स्टोर होता है, रेस्ट में होता है। उसके बाद जब आप उसको कनेक्शन देते हैं मोबाइल फ़ोन में या वॉच में या किसी और चीज़ में जहाँ पर बैटरी या सेल का इस्तेमाल करते हैं, फिर वो आपका जो रेस्ट के अंदर चार्ज होता है फ़्लो करना शुरू कर देता है और करंट की फॉर्म ले लेता है। अब प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा कैसे होता है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को जब हम रब करते हैं तो उनके अंदर जो है या उनके ऊपर सरफेस के ऊपर चार्ज आ जाता है। जैसे कि इसकी आम सी एग्जांपल अगर डेली लाइफ में देखें तो जब आप अपने बालों के अंदर कंघी करते हैं तो अगर आप उस कंघी को अगर कागज़ के छोटे छोटे पीसीज के पास लेकर जाएं तो वो उसको अट्रैक्ट करती हैं। तो बालों के अंदर कंघी को जब रब करना है, रगड़ना है आपने, तो उसके अंदर जो है चार्ज आ जाता है। इसी तरीके से प्लास्टिक रॉड है, शीशे की कोई रॉड है, उसको जो है सिल्क के साथ या किसी और कपड़े के साथ आप रब करें तो उनके ऊपर चार्ज आ जाता है। तो आपके इस चैप्टर के अंदर ये एक दो एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिफरेंट चार्जेस कैसे आते हैं। If we run a plastic comb through our hair and then bring it near small pieces of paper, the comb attracts them. अगर हम एक प्लास्टिक की कंघी को अपने सर के अंदर फेरें और फिर उसको जो है कागज़ के टुकड़ों के पास लेकर आएँ तो जो कॉम जो है वो कंघी जो आपकी वो उन टुकड़ों को अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि उसके ऊपर जो है चार्ज आ जाएगा। जैसे ये डायग्राम 13.1 के अंदर भी दिखाया है। एक कंघी है जो कि आपने अपने बालों के अंदर उसको रब किया और उसके बाद जो है कागज़ के टुकड़ों के पास लेकर गए तो वो उसको अट्रैक्ट कर रही है। नेक्स्ट है सिमिलरली अंबर व्हेन रब्ड विद सिल्क अट्रैक्ट द स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर। इसी तरीके से अंबर जब आप उसको जो है सिल्क के कपड़े के साथ रब करते हैं तो उसके ऊपर भी चार्ज आ जाता है जो कि कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट करेगा। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन सब्सटेंस इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्जेस दे एक्वायर ड्यूरिंग रबिंग। ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन की प्रॉपर्टी है ये चार्जेस की वजह से आती है जो कि ऑब्जेक्ट्स के ऊपर रबिंग के दौरान जो है क्रिएट हो जाता है। We can produce electric charge by rubbing a neutral body with another neutral body. दो न्यूट्रल बॉडी जिनके ऊपर चार्ज ना हो अगर हम उनको आपस में रगड़ें तो उनके ऊपर चार्जेस आ जाएंगे। The following activity shows that we can produce two types of electric charges through the process of rubbing. नीचे एक्टिविटीज़ आपको दी गई हैं, इधर उस एक्टिविटीज़ के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है दो टाइप्स यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस किस तरीके से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर रबिंग की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। अगर एक्टिविटी हम 13.1 को देखें, टेक अ प्लास्टिक रॉड, रब इट विद फर एंड सस्पेंडेड इट हॉरिजेंटली बाय अ सिल्क थ्रेड। एक प्लास्टिक रॉड लें, उसको फर के साथ जो है परिंदों के परों के साथ जो है आप रब करें और फिर उसको जो सिल्क के कपड़ा जो है धागे के साथ लटका दें, बांध दें। नो टेक अनदर प्लास्टिक रॉड एंड रब इट विद फर एंड ब्रिंग नियर टू द सस्पेंडेड
रॉड। अब दूसरी रॉड लें, उसको भी जो है फ़र्क के साथ रब करें और जो सस्पेंडेड रॉड है उसके करीब लेकर जाएं। वी विल ऑब्जर्व दैट बोथ द रॉड्स विल रिपेल ईच अदर। अब हम देखेंगे कि दोनों रॉड्स एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, जैसे डायग्राम 13.2 के अंदर दिखाया गया है। क्योंकि दोनों जो प्लास्टिक की बनी हुई है, दोनों को हमने फ़र्क के साथ जो है रब किया है, तो दोनों के ऊपर जो चार्ज आएगा सेम होगा और सेम चार्ज होने की वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नेक्स्ट जो है आपकी 13.2, नो टेक अ ग्लास रॉड एंड रब इट विद सिल्क एंड सस्पेंडेड इट हॉरिजेंटली। अब हमने ग्लास रॉड लेनी है, उसको सिल्क के कपड़े के साथ जो है रब करना है। व्हेन वी ब्रिंग द प्लास्टिक रॉड रब्ड विद फर नियर टू सस्पेंडेड ग्लास रॉड वी ऑब्जर्व दैट बोथ द रॉड्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब हम एक जो आपने पहले प्लास्टिक की रॉड ली पहली एक्टिविटी के अंदर, उसको फ़र्क के साथ रब किया, उस रॉड को जब हम ग्लास रॉड के पास लेकर आएंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट एक्टिविटी में जो प्लास्टिक रॉड के ऊपर चार्ज आ रहा था और अब जो हमने ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया, इसके ऊपर जो चार्ज आया ये दोनों अपोजिट थे, इसलिए ये रॉड्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर डायग्राम के अंदर भी देखें तो दोनों रॉड्स जो हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ग्लास रॉड के ऊपर, प्लास्टिक रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को ये अट्रैक्ट कर रही हैं। In the first activity, both rods are of plastic and both of them have been rubbed with fur। पहली एक्टिविटी के अंदर दोनों रॉड्स सेम मटेरियल की थी, यानी प्लास्टिक की थी, और दोनों को हमने फर के साथ रब किया था। Therefore, we assume that charges on both rod वुड बी ऑफ सेम काइंड। तो दोनों रॉड के ऊपर एक जैसा ही चार्ज था, इसलिए वो एक दूसरे को रिपेल कर रही थी। इन द सेकेंड एक्टिविटी, रॉड्स आर अनलाइक एंड देयर अट्रैक्शन इम्प्लाइज दैट चार्जेस ऑन टू रॉड्स आर नॉट ऑफ द सेम काइंड बट ऑफ अपोजिट नेचर। दोनों रॉड के ऊपर अब डिफरेंट चार्ज आएगा, क्योंकि एक हमने प्लास्टिक की रॉड फर के साथ रब की थी और ग्लास की रॉड हमने सिल्क के कपड़े के साथ रब की थी। दोनों के ऊपर डिफरेंट टाइप्स का चार्ज, यानी कि चार्ज की टाइप दो ही हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो अपोजिट चार्जेस उनके ऊपर आ गए और एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। इस पेज के अंदर बेटा जो याद रखने वाली बातें हैं वो मैं आपको अलग अलग बता देता हूँ। सबसे ऊपर जो पैराग्राफ है, इसमें से आपने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन हमने देखी उसको याद रखना है। इसके बाद दूसरी बात जो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में आई कि चार्ज जो है रबिंग की वजह से पैदा होते हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। बाकी ये जो कंघी वाला है कि आपने सर में उसको बालों में जब रब करते हैं तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, जो कि फिर कागज़ के छोटे छोटे पीसीज को अट्रैक्ट करता है। दूसरी इसके बाद ये एक्टिविटीज़ आ गई, इसमें से एमसीक्यूज़ आपको आ जाता है कि प्लास्टिक रॉड को फर के साथ रब करें, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। और अगर ग्लास रॉड को हम आपस जो है वो सिल्क के कपड़े के ऊपर रब करते हैं, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इन दोनों एक्टिविटी में जो मेन बात है यही याद रखनी है आपने कि प्लास्टिक रॉड को फर के साथ रब करेंगे तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो आपका जो है ग्लास रॉड है, जब उसको हम सिल्क के कपड़े के साथ रब करते हैं तो उसके ऊपर जो है आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये दो चार्जेस एमसीक्यूज़ के अंदर पूछ सकते हैं कि प्लास्टिक रॉड को सिल्क के कपड़े से रब करें या ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से रब करें तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है। तो आपने ये दो चीज़ें जो हैं ज़रूर ज़हन में रखनी है। इन दोनों एक्टिविटी में से एमसीक्यूज़ एक एक बनता है, तो उसको आप अच्छे तरीके से समझिएगा। ऊपर वाले पैराग्राफ में रबिंग का है कि रबिंग की वजह से जो है वो चार्जेस क्रिएट होते हैं, और जो शुरू के अंदर आपको लाइनें दी हैं पहला पैराग्राफ है उसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की या इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन है। These oppositely charged are conventional called positive charge and negative charge। opposite charges को हम एक को पॉजिटिव चार्ज दूसरे को नेगेटिव कहेंगे। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रबिंग नेगेटिव चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। जब हम रबिंग का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, रबिंग का प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो पॉजिटिव जो नेगेटिव चार्ज है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ चला जाता है। अब इन एक्टिविटी से ये जो पॉइंट्स हैं इनको आपने ज़रूर याद रखना है। ये आप पहले भी जानते हैं, 9th क्लास में भी आपने इनको देखा था, केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा है आपने। तो इसको जो है आपने ये जो 5 पॉइंट हैं इनको ज़रूर याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट अगर देखें, चार्ज इज़ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल ड्यू बॉडी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स आर रिपेल वन अनदर। चार्जेस जो हैं बेसिक प्रॉपर्टी हैं मटेरियल बॉडी की, किसी भी बॉडी की ले लें आप। मटेरियल जो ऑब्जेक्ट्स जो भी आपके पास हैं सॉलिड के अंदर, सॉलिड फॉर्म के अंदर, बात का लिक्विड के अंदर भी हैं चार्जेस, वैसे एयर में भी पाए जाते हैं।
तो जो चार्जेस जो है बेसिक प्रॉपर्टी हैं हर मटेरियल बॉडी की, जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं। सेकंड में आएगा फ्रिक्शन प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज ऑन डिफरेंट मटेरियल सच एज ग्लास एंड प्लास्टिक। फ्रिक्शन जो है रगड़, जब हम रबिंग करते हैं तो चीज़ें आपस में जो है वो रगड़ खाती हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के चार्जेस क्रिएट होते हैं। तो फ्रिक्शन जो है ये मेन काज है चार्जेस के क्रिएट होने का। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, जैसे हमने एक्टिविटी में देखा कि दोनों प्लास्टिक रॉड थी, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया जब हमने फ़र्क के साथ उनको जो है रब किया। तो जो एक जैसे चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस मीन एक जैसे नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब होंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, जो है एक दूसरे के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखते हैं। रिपल्शन इज़ अ श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। रिपल्शन जो है ये श्योर टेस्ट है कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज मौजूद है कि नहीं है। जैसे अगर आपके पास एक ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है तो आप उसके पास दूसरा पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे तो वो उसको रिपेल करेगा, जो साबित करेगा कि इसके ऊपर चार्ज है और कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये बेटा जो 5 पॉइंट्स हैं ये आगे चैप्टर्स में भी इनका जगह जगह इस्तेमाल आएगा, तो इन बातों को जहन में रखना है। फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ मुख्तर तौर पर। चार्ज जो हैं वो हर बॉडी की प्रॉपर्टी हैं, जो भी मटेरियल ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर चार्ज ज़रूर होगा, चाहे न्यूट्रल बॉडी भी हो, उनको आपस में रब करें तब भी उनके ऊपर चार्ज क्रिएट हो जाता है। फ्रिक्शन प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स, मेन जो काज है चार्ज प्रोड्यूस होने का फ्रिक्शन है। जब हम बॉडी को आपस में रब करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से उनके ऊपर चार्जेस पैदा हो जाते हैं। तो चार्जेस जो हैं मेनली 2 टाइप्स के हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, अगर लाइक चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जैसे नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अब दोनों आपस में एक दूसरे के करीब लाए जाएंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। रिपल्शन इज़ अ श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन बॉडी, रिपल्शन जो है ये श्योर टेस्ट है किसी बॉडी के ऊपर चार्ज को चेक करने के लिए। अगर आप उसके पास एक ऑब्जेक्ट फर्ज करें पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरा ऑब्जेक्ट लेकर आएँ ये उसको रिपेल करे, तो हम कहेंगे दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर भी वही चार्ज है जो पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर था। तो ये पॉइंट्स आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। ये फॉर योर इंफॉर्मेशन इसको भी हम देख लेते हैं। In the list given below, different material have been arranged in such a way that if any of the two material are rubbed together, the material occurring first in the list would have positive charge. नीचे उसने हमें डिफरेंट चार्जेस की लिस्ट दी है और कहा है कि इनको इस तरीके से तरतीब दिया गया है कि अगर आप दो जो लगातार कंटिन्यूस मटेरियल दिए हैं जैसे 1 और 2 के ऊपर एस्बेस्टॉस और ग्लास है, तो इनको आपस में रब करें तो एस्बेस्टॉस के ऊपर जो है वो जो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड दैट अकरिंग नेक्स्ट वुड हैव नेगेटिव चार्ज। उसके बाद ग्लास आ रहा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। फॉर एग्जांपल अमंग कैट स्किन एंड लेड, स्किन हैज़ पॉजिटिव चार्ज वेयर एज लेड हैज़ नेगेटिव चार्ज। तो ये कुछ उसने टाइप्स बताई हैं कि इनके ऊपर जो इनको आपस में रब करें तो क्या क्या जो है, जैसे माइका जो है उसको ग्लास के साथ रब करें तो ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और माइका के ऊपर नेगेटिव चार्ज। फिर माइका को अगर वुलन क्लॉथ के साथ रब करें तो माइका के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और वुलन क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसी तरीके से ये लिस्ट जो है आगे चलती जाएगी। सेल्फ असेसमेंट है, ये आपने खुद देखनी है। डू यू थिंक अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द ग्लास रॉड आफ्टर रबिंग इट विद सिल्क क्लॉथ विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द सिल्क, एक्सप्लेन। तो इन चीज़ों का जो है आपने खुद से इसको सोचना है, आंसर इनके देखने हैं। नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इसको भी एक्टिविटी की मदद से हम देखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के अंदर जो है हम दो चार्जेस देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट के अंदर दो चार्जेस होंगे। कंडक्टर फ़र्ज़ करें तो कंडक्टर है, उसके अंदर दोनों टाइप्स के चार्जेस हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव चार्ज भी होता है। इसकी जो है डेफिनेशन पहले थोड़ी सी आपको बता देता हूँ कि जब हम किसी भी कंडक्टर के पास, ये डेफिनेशन इसकी देख लें क्योंकि इसमें सिर्फ आपने डेफिनेशन ही याद करनी है, बाकी जो चीज़ है वो समझने के लिए जो एक्टिविटी आपको
दी गई है, या आप उसको याद भी कर लेंगे तो अच्छा है कि बाद का शायद पेपर में पूछ ले कि विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, तो आपने फिर यही उसमें लिखना है। इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की डेफिनेशन देखें। इन द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज बॉडी एन इंसुलेटर कंडक्टर डेवलप पॉजिटिव चार्ज एट वन एंड एंड नेगेटिव चार्ज एट द अदर एंड। कि एक चार्ज बॉडी की मौजूदगी के अंदर जो इंसुलेटेड कंडक्टर हो, जिसको बाहर से किसी के साथ कनेक्ट ना किया गया हो, उसके ऊपर जो है दो, उसके अंदर चार्जेस जो हैं, पॉजिटिव चार्ज एक साइड पे चला जाएगा और नेगेटिव चार्ज दूसरी साइड पे चला जाएगा। ये प्रोसेस जिसके अंदर एक कंडक्टर के अंदर आप डिफरेंट टाइप्स के जो चार्जेस हैं उनको अलग अलग साइडों पे कर दें, यानी कि पॉजिटिव चार्ज को एक साइड पे ले जाएं, नेगेटिव चार्ज को दूसरी साइड पे ले जाएं, तो इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। अब हम इस एक्टिविटी को देखते हैं। पहले फिर एक दफ़ा समझ लें इसकी डेफिनेशन कि किसी चार्ज बॉडी की मौजूदगी में अगर किसी भी कंडक्टर का पॉजिटिव चार्ज एक साइड पे और नेगेटिव चार्ज दूसरी साइड पे चला जाए तो इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो एक्टिविटी जो है डायग्राम में से समझ आ जाएगी आपको। दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी इकट्ठे पड़े हुए हैं, एक ही ऑब्जेक्ट इनको कंसिडर करना है, दो अलग अलग इनकी पोल बना के दिखा दिए। अब फिगर बी के अंदर देखें, हम पॉजिटिव चार्ज वाला एक ऑब्जेक्ट और इनके पास लेकर आए। उसने क्या किया कि सारे का सारा नेगेटिव चार्ज जो है वो बॉडी ए में ले आए अट्रैक्शन की वजह से, और सारे का सारा जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो रिपल्शन की वजह से बी के अंदर चला जाएगा। तो ये इस तरीके से दोनों चार्जेस अलग अलग हो गए और इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का नाम देंगे। अगर सी के अंदर देखें तो वही चीज़ रिपीट हो रही है जो आपकी बी के अंदर है। अगर फिर हम दोनों देखा अलग अलग चार्जेस, ए एक तरफ आ गया है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, बी के अंदर पॉजिटिव, तो इन दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं। इस एक्टिविटी को अगर पढ़ना चाहें तो हम इसको देखते हैं। इफ़ वी ब्रिंग चार्ज प्लास्टिक रॉड नियर सस्पेंडेड न्यूट्रल एलुमिनियम रॉड बोथ रॉड अट्रैक्ट ईच अदर। अगर हम प्लास्टिक चार्ज जो रॉड है उसको एलुमिनियम की रॉड के पास लेकर आएँ तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि प्लास्टिक की रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जो एलुमिनियम की रॉड हमारे पास है उसके ऊपर फिर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसलिए दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। This attraction between the charged and uncharged rod shows as if both rods have unlike charges। ये अट्रैक्शन जो चार्ज और अनचार्ज रॉड के दरमियान है, इससे पता चलता है कि दोनों जो रॉड्स हैं एक दूसरे के अपोजिट चार्ज रखती हैं। बट दिस इज़ नॉट ट्रू चार्ज प्लास्टिक, ये ऐसा ट्रू नहीं है। चार्ज प्लास्टिक रॉड produce displacement of positive and negative charges on neutral aluminium rod which is the cause of attraction between them। जो चार्ज प्लास्टिक रॉड है वो प्रोड्यूस करता है डिस्प्लेसमेंट। क्या मतलब कि जो आपका एलुमिनियम है कंडक्टर आपके पास, या एल्यूमिनियम की जो न्यूट्रल रॉड है उसके अंदर जितने पॉजिटिव पार्टिकल हैं उतने ही नेगेटिव पार्टिकल हैं। तो जब हम उसके एक साइड की तरफ जो है वो नेगेटिव चार्ज बॉडी लेकर आएँ तो वो क्या करती है कि पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है और नेगेटिव चार्जेस को दूसरी तरफ रिपेल कर देती है, जैसे डायग्राम के अंदर लिखा गया है। चार्ज पार्टिकल जो हैं, जब हमने एक प्लास्टिक रॉड जो है नेगेटिवली चार्ज उसके एक किनारे की तरफ लेकर आए तो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज उस किनारे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज सारे दूसरी साइड पे चले जाएंगे। इस तरीके से ये चार्जेस सेपरेट हो रहे हैं और ये प्रोसेस आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहलाता है। Charged plastic rod produce displacement of positive and negative charges on neutral aluminium rod which is the cause of attraction between them, but total charge on the aluminium rod is still zero. It implies that attraction is not sure test of चार्जेस ऑन अ बॉडी। इससे पता चलता है कि अट्रैक्शन जो है वो श्योर टेस्ट नहीं है कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है कौन सा नहीं। यानी कि अगर आप कोई भी नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के पास लेकर जाएं तो उसके ऊपर उनके दरमियान अट्रैक्शन हो जाए तो इससे ये कन्फर्म नहीं होता कि आया कि उस बॉडी के ऊपर अपोजिट चार्ज है। उस बॉडी के ऊपर दोनों चार्जेस हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से जो अपोजिट चार्ज होगा उस किनारे की तरफ आ जाएगा जिधर आपका नेगेटिव चार्ज है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव तरफ आ जाएगा और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करके दूसरी साइड की तरफ भेज देगा। इसके बाद एक्टिविटी 13.4 है, ब्रिंग टू मेटल स्फीयर ए एंड बी एंड फिक्स देम ऑन
इंसुलेटेड स्टैंड, दो स्फीयर लें, इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर उनको लगा दें सच दैट दे टच ईच अदर, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। नो ब्रिंग अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड नियर स्फीयर ए एज शोन इन फिगर 13.b, जैसे फिगर 13.b के अंदर हमने पॉजिटिव चार्ज वाले जो है कंडक्टर लेकर आए और उसके ऊपर जो है स्फीयर ए के पास ले आए। रॉड विल अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज टुवर्ड इट एंड रिपेल पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम इट, तो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, पॉजिटिव चार्ज को दूसरी की तरफ भेज देगी, यानी कि बी के अंदर चले जाएगा। नेगेटिव चार्ज विल अपीयर ऑन द लेफ्ट सरफेस ऑफ स्फीयर ए विच इज़ क्लोज टू रॉड। अब नेगेटिव चार्ज सारे का सारा जो है ए की लेफ़्ट साइड के ऊपर अपीयर होगा, जहाँ पर उसको जो है पॉजिटिव रॉड जो करीब करीब उसके है या पास है उसके। वाइल पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर ऑन द राइट सरफेस ऑफ द स्फीयर बी, के पॉजिटिव चार्ज उसकी राइट सरफेस जो स्फीयर बी उसके अंदर चला जाएगा। नो सेपरेट द स्फीयर वाइल द रॉड इज स्टिल नियर द स्फीयर, आप दोनों स्फीयर को जो है अलग अलग करें, लेकिन जो रॉड है आपकी पॉजिटिव चार्ज वाली वो अभी भी ए के पास होनी चाहिए, एक से दूर नहीं जानी चाहिए। नो इफ़ you test the two sphere you will find that two spheres will be oppositely charged, अगर हम टेस्ट करें तो दोनों स्फीयर्स के ऊपर ए और बी के ऊपर ऑपोजिट चार्ज होगा। आफ्टर रिमूविंग द रॉड द चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ स्फीयर, तो इसको जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे ही आप सेपरेट करेंगे तो पूरे का पूरा जो बी है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज सारे के अंदर फैल जाएगा, और जो स्फीयर ए है आपका उसके ऊपर एक तरह का पूरे के अंदर जो है नेगेटिव चार्ज फैल जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की आपने एक्टिविटीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, इनको रटा ना लगाइएगा, याद हो जाएं तो अच्छी बात है, लेकिन समझ लेना है तो आगे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होती कैसे है। और बेसिक जो है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की आपने डेफिनेशन को याद करना है। इसकी डेफिनेशन फिर से रिपीट कर देता हूँ। इन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज बॉडी, जैसे कि फिगर ए के अंदर दिखाया कि एक चार्ज कंडक्टर, बी के अंदर चार्ज कंडक्टर आ रहा है, दो स्फीयर्स आपस में जोड़े हैं, उनके ऊपर एक जैसा ही चार्ज था, लेकिन जैसे ही चार्ज स्फीयर आया उसने नेगेटिव चार्ज सारा अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड पर कर दिया, जिसकी वजह से दोनों चार्जेस आपस में सेपरेट हो गए। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हो गई। एन इंसुलेटेड कंडक्टर डेवलप पॉजिटिव चार्ज एट वन एंड एंड नेगेटिव चार्ज एट द अदर एंड, कि एक इंसुलेटेड कंडक्टर यानी कि उसको टच नहीं बाहर से कोई चीज़ कर रही, लेकिन वो है कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर दोनों चार्जेस मौजूद होते हैं, एक जैसे ही फैले होते हैं, जितने पॉजिटिव चार्ज एक साइड पे होगा नेगेटिव भी उतना होगा, लेकिन जैसे ही हम एक साइड पे उसके पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज सारा उस तरफ आ जाता है और पॉजिटिव चार्ज रिपल्शन की वजह से दूसरी तरफ चले जाता है, जिसकी वजह से जो है उनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा गैप आ जाता है, और इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।